एक ऐसा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट आनी है और ये हमें आराम से 200-300x भी दे सकता है, यानी कि रिटर्न 200 रिटर्न का मतलब होता है कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे 10 लाख के 20 करोड़ बनते हैं। किस में करें पैसे? 32,000 34,000 तो प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली विच कैन गिव अस 20x 30x 100x 200x 1000x विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो जो नए वाले होते हैं उनको तो मैं ही कहता हूँ कि भाई किसी एडवाइज़र की मदद ले लो। जैसे अगर आप कराची में आप देख लें, आज से कोई 2014 की बात है, 11 साल पहले 300 बिटकॉइन का एक घर आता था पहले, 500 गज का। आज 5 बिटकॉइन 5 बिटकॉइंस के ऊपर आप वही घर ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। ब्लॉकचेन है क्या, इसकी इजाद किसने की और ये कब हुआ? दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बिटकॉइन एप्लीकेशन, बिटकॉइन प्रोटोकॉल या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात करें। क्रिप्टो करेंसी है क्या? वो जो रिवॉर्ड होता है वो नंबर्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं, उनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। फ्लक्चुएट भी तो बहुत होती है, फ्लक्चुएशन कम होगी तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी। माइनिंग के बारे में जरा बताएं, माइनिंग कैसे होती है और हैशिंग क्या होती है? कभी भी आप क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे वहाँ पे आपको हैशिंग जो एक बड़ा पावरफुल एक नजर आएगा आपको। पाकिस्तान इज लूजिंग आफ्टर एवरी 10 मिनट्स एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी जगहें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, टेरर फाइनेंसिंग भी होती है क्रिप्टो करेंसी से, तो उस पर आपका क्या टेक? वो कहीं USDT परचेज करूँ तो पहली बात है जब मैं P2P से कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मेरा रिकॉर्ड आ रहा होगा, तो ये कह देना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो फिर ये डिसेंट्रलाइज की जगह सेंट्रलाइज नहीं होगी अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं? अच्छा, स्कैमनेस में 2 तरह के होते हैं। आज मैं मौजूद हूं मोहम्मद हारून साहब के साथ। नाज़रीन, मोहम्मद हारून साहब एक ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हैं और एक क्रिप्टो एडवाइजर हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स और आगे आइंदा आने वाले दौर के जो AI और ऑटोमेशन के हवाले से जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी इक़दामात आने वाले हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, हम आगे रह गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, बिलाल बिन साकिब साहब अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम बहुत देर तो नहीं हो गई है हमें क्रिप्टो के अंदर दाखिल होने की, क्योंकि अब जाके हमारा क्रिप्टो काउंसिल बना है और अब जाके हमारी गवर्नमेंट जो है वो सीरियस हुई है इस टेक्नोलॉजी को लेके, इस क्रिप्टो करेंसी को लेके। चले आए मिलते हैं मोहम्मद हारून साहब से। मोहम्मद हारून साहब, वेलकम टू थॉट्स दैट शेप। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मार्केट में इस वक्त जो है और क्रिप्टो के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का। अच्छा, लेकिन ये तो चले एंट्री की बात होगी, मैं थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करूँ, ब्लॉकचेन के बारे में अगर बात करूँ तो ये बताएं कि ब्लॉकचेन है क्या, इसकी इजाद किसने की और ये कब हुआ? अच्छा, देखें, ब्लॉकचेन की जो शुरुआत है वो तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया है वो बिटकॉइन एप्लीकेशन ने करवाया है। ठीक है। तो 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम से एक साहब थे और वो एनोनिमस थे और आज भी एनोनिमस ही हैं। उन्होंने एक ऐसी कोडिंग बनाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सॉफ्टवेयर कोडिंग डिज़ाइन की जिसके तहत 2 लोग आपस में, यानी कि पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के। ओके। तो उसका मेन एजेंडा ये था। अब जाहिर सी बात है, ये बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है, लोग इसको करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होती है। इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह डेबिट और क्रेडिट नहीं होता अकाउंट, बल्कि इसमें लम्हा ब लम्हा जो भी ट्रांजेक्शन आपको नेटवर्क पे आ रही होगी वो उसका रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा। और रिकॉर्ड करने के बाद, यानी कि उसको वैलिडेट करने के बाद एक ब्लॉक के अंदर उसको रखा जाता है, और जब वो ब्लॉक तैयार हो जाता है तो उसको नेटवर्क पे प्रोपोगेट करके ब्लॉकचेन का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 2009 की, जब पहला ब्लॉक आया जिसका नाम था जेनेसिस ब्लॉक, उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक आया उसका नंबर 1, फिर 2, फिर 3। आज इस बात को तकरीबन कोई 16 साल हो गए, बल्कि हाँ 16 साल हो चुके हैं। तो 16 साल के अंदर अब तक कोई 9,03,000 ब्लॉक बन चुके हैं। बिटकॉइन की मैं बात करूँ। अच्छा, ठीक है। इस 9,03,000 ब्लॉक्स में अब जो है हर ब्लॉक के अंदर 2,000, 3,000, 4,000 ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नेमुल बदल एक नई चीज़ मार्केट में है, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाला जो फ्यूचर होगा
वो उसी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसकी कोई माइनिंग होती है, इसकी हैशिंग होती है, तो माइनिंग के बारे में ज़रा बताएं, माइनिंग कैसे होती है? देखिए माइनिंग जो है वो है तो बड़ा डीप, आप उसको पढ़ना शुरू करें, बट मैं इसको आसान जबान में समझाऊंगा कि जब आप ब्लॉक्स माइन करते हैं, यानी कि ब्लॉक माइन करने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जो ब्लॉक माइनर या जो माइनिंग पूल तैयार कर लेता है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, आप फर्ज कर लें कि 10 बड़े बड़े माइनिंग पूल हैं, हर एक के पास जो है वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख मशीनें हैं, उसकी अपनी एक हैशिंग पावर है, उसकी कंप्यूटेशनल पावर है। ओके। अब उसने ये देखना है कि अभी इस वक्त जो ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग में हैं नेटवर्क पे 3000, 4000, 5000, उसको वैलिडेट करना, यानी कि उस पजल को सॉल्व करना और उसके बाद उस ब्लॉक के अंदर उसको फिट करना, फिट करने के बाद उसको प्रोपेगेट करना और ये फैसला होने कि ये वाला जो ब्लॉक बनने जा रहा है, नया वाला ब्लॉक, जैसे 9,03,000 ब्लॉक बन चुके हैं, अब 9,03,000 एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो जैसे ही वो 9,03,000 एक ब्लॉक जो पहले तैयार कर लेगा वो जीत जाएगा। वो जीतने का अमल माइनिंग कहलाता है, रिवॉर्ड मिलने का अमल माइनिंग कहलाता है। तो वो जब ब्लॉक तैयार हो गया तो वो इस बात का सबूत है कि अब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ये इरिवर्सिबल हैं और जो इनके ऊपर जो एड्रेसेस हैं, जो उनका एड्रेसेस के ऊपर जो भी बैलेंस आ रहा होगा, यानी कि कोई भी ऐसे एड्रेसेस जो भी 4,000 ट्रांजैक्शन या 3,000 ट्रांजैक्शन में जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, उन सब का रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, और उनका रिकॉर्ड जो इस ट्रांजैक्शन के बदले आ रहा होगा। तो हर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो आपको ब्लॉक में नज़र आएगा, कहीं पर भी आपको वो डेबिट क्रेडिट सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह नज़र नहीं आता है। अच्छा ठीक है। और हैशिंग क्या होती है? हैशिंग जो होती है बेसिकली उस ब्लॉक माइनिंग को ही कहते हैं। उसमें देखें आपके पास ये होता है कि जब भी आप कभी कोई भी आप ट्रांजैक्शन आप क्रिएट करते हैं, जब भी कोई आप ब्लॉक तैयार करते हैं, वो हमेशा एक हैश टैग बना देता है अपना। अच्छा। उस हैश टैग का फ़ायदा ये होता है कि वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर मैं हारून और आप हसन, ठीक है, हारून के पास एक बिटकॉइन था एक ज़माने में जब ब्लॉक चल रहा होगा 1 लाख नंबर का, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, और वो साल होगा 2012-13 का। सही है। उसके बाद से हारून ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। आज हसन आते हैं, कहते हैं यार हारून भाई मुझे आप एक बिटकॉइन, हम किसी चीज़ के बदले ख़रीदना चाह रहे हैं, तो मैं आपको अपनी चीज़ सेल आउट करूँगा, तो यू हैव टू पे 1 बिटकॉइन। ठीक है। अब हारून के पास बिटकॉइन जो थे वो उस 1 लाख नंबर के ब्लॉक के ऊपर कहीं इसका रिकॉर्ड होगा। सही है। उसके बाद से हारून ने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, मिसाल के तौर पर। ठीक है। आज जब मैं वो ट्रांजैक्शन करूँगा तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जैसे ही मैं नेटवर्क पे भेजूंगा तो जो माइनर होगा या माइनिंग पूल होगा वो ये ढूंढेगा जाके कि यार ये हारून के पास जो है वो बिटकॉइन कहाँ पड़े हुए हैं, तो वो उसकी खोज लगाता पूरे 9 लाख के अंदर वो जाएगा, डीप डाइव लेता हुआ, और देखेगा वो ब्लॉक में कहाँ पड़े हुए हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बिटकॉइन एप्लीकेशन, बिटकॉइन प्रोटोकॉल या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो एक हैशिंग के ऊपर जो है ना वो सारा काम चल रहा होता है। वो देखता है कि इसका जो है किस ब्लॉक से मैं इसको लेकर आऊँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं इसको कितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। जैसे अगर आप कोई फ़ाइल ढूंढने चले जाएं, आज से कोई 15-20 साल पुरानी फ़ाइल, उसमें वो बहुत टाइम लगाएगा आपको, लेकिन जो अभी आपने कल की फ़ाइल होगी तो वो कैशे से उठा लेगा फ़ाइल को। तो उन एड्रेसेस की जो होती है ना हमेशा हैशिंग होती है। ओके। हर चीज़ के ऊपर एक हैश टैग होता है। ठीक है। ट्रांजैक्शन का हैश टैग होगा, ब्लॉक का हैश टैग होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो माइनिंग जो होगा उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी और वो खोज लगाता 8 लाख पीछे ब्लॉक में चला जाएगा, इतना डीप डाइव लेता हुआ। सही है। तो ये इसकी कंप्यूटेशनल पावर यहाँ से थ्रेड्स हैं, समझ लो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो रसाई बन जाएगा, वो रसाई बन जाएगा यानी कि। एग्जैक्टली। तो ये जो होता है ना आपके एक तरह से ये थ्रेड्स कहलाते हैं, यानी कि आप हैशिंग की मदद से ही आप ये जांच लेते हैं कि आया ये बिटकॉइन कहाँ पड़ा हुआ है, किस ब्लॉक में। ठीक है। तो आपको कभी भी आप क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे वहाँ पे आपको हैशिंग जो एक बड़ा पावरफुल एक नज़र आएगा आपको, क्योंकि क्रिप्टो की बात होगी, लेकिन ब्लॉकचेन के दूसरे यूजेस क्या हैं? देखिए अब ये तो एक रेसिपी आ गई, सतोशी ने एक रेसिपी हमें दे दी, 2009 में उसने ईजाद की। उसके बाद वो उसकी तगदोद में लगे रहे, फिर वो उसका एक दोस्त था हेल्फिनी, उनको हो गया कैंसर, तो ये दोनों तो हो गए गायब। लेकिन जाहिर सी बात है ये ओपन सोर्स कम्युनिटी थी, डेवलपर्स इसमें कोई फिक्स नहीं है, आप जब चाहें इसकी डेवलपमेंट करके आप उस प्रोटोकॉल में चेंजेस भी ला सकते हैं, अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है ब्लॉकचेन की, लेकिन उसने जो रेसिपी दी ना ब्लॉकचेन की, उसकी नमुल बदल क्या हुआ कि 2014-15 के बाद से जब इसमें हार्ड फोर्क आया बिटकॉइन में, तो उसकी वजह से बहुत सारे आपको पता है प्राइवेसी कॉइन आ गए, मोनेरो, बिटकॉइन कैश आया, जी कैश आया, जैन आया, बहुत सारे इस तरह के हार्ड फोर्क आ गए। सही है। लेकिन उसके साथ साथ जब ब्लॉकचेन को पढ़ाया गया तो देखा गया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें एक तो डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी नहीं है, ऊपर से डिसेंट्रलाइजेशन है, 2 मेन इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट थे जो सतोशी ने हल किए। तो उन्होंने क्या किया कि कोडिंग को अलग किया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने कुछ और एल्गोरिथम के ऊपर काम किया। ठीक है। उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया, डीपॉस आ गया और लातादा ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम आ गए। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल एक तो बिटकॉइन में नज़र आता है, दूसरा हमारी बाकी क्रिप्टो करेंसी में नज़र आता है। इसके साथ साथ ये फर्दर ये देखें सफ़र चलता चला गया 2015-16 के बाद से। फिर उसके बाद जब कोविड आया तो उसमें कोविड के बाद से बड़ी ड्रास्टिकली इसमें इम्प्रूवमेंट आई है।
इसमें ये आया कि ये देखा गया है कि ब्लॉकचेन को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की हद तक नहीं रखा जाएगा, फंजिबल टोकन की हद तक नहीं रखा जाएगा कि हारून के पास अगर एक बिटकॉइन थे तो वो एक में से आधे आपको चले गए, आधे वापस आ गए, स्पेंड अनस्पेंड का चक्कर है इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें JPEG की, अगर हम बात करें किसी ऐसे फाइल की जिसको हम तोड़ नहीं सकते, विच इज़ कॉल्ड नॉन फंजिबल, तो वो नॉन फंजिबल को उसने बड़ा प्रोमोट किया। आपने NFT का नाम सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन। बिल्कुल। कि जाहिर सी बात है, एक JPEG पूरा एक आर्ट है, वो कैसे जाएगा, वो टूट तो नहीं सकता ना, उसके टुकड़े तो नहीं हो सकते, घर के डॉक्यूमेंट के टुकड़े नहीं हो सकते, किसी के अपने ज़ाती डॉक्यूमेंट्स के टुकड़े नहीं हो सकते, डिग्री के टुकड़े नहीं हो सकते। डिग्री एक पूरा एक सर्टिफिकेट है, डिग्री पूरा इमेज है, गाना पूरा एक इमेज है, गाना पूरा एक डेटा है। बिल्कुल। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन ने अपना वहाँ रोल प्ले किया है। फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट आते चले गए, यूज़ केस बढ़ते चले गए। अब AI का दौर है, AI एजेंट का दौर है। मिसाल के तौर पर ऐसे बहुत सारे हमारे पास आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे जिनके ऊपर कोडिंग किए बगैर आप AI के ऊपर आप टूल अपना जनरेट कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल ऐसी है कि एक ऐसा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसकी मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट आनी है और ये हमें आराम से 200-300x भी दे सकता है, यानी कि रिटर्न 200 रिटर्न का मतलब होता है कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे 10 लाख के 20 करोड़ बनते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब हमने पढ़ा, रियलाइज़ किया तो अंदाज़ा हुआ कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है ना वो यूज़ केस यूज़ किया, मतलब उसके जो एक यूज़ केस था बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस के बाद बनाया गया कि मिसाल के तौर पर मैं अगर एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है ना, और मुझे पता है कल दुनिया में कुछ होने वाला है, तो मैं अब उसका वेट नहीं करूँगा कि रात भर जागता रहूँगा 4-5-6 बजे के USA में अब क्या होने जा रहा है। मैं स्लीपिंग मोड में चला जाऊँगा। मेरे जो AI एजेंट का जो टूल होगा उस ब्लॉकचेन की मदद से वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन जमा करेगा और मेरे स्टाइल में इसको लिख के आगे वो उसको जो है वो उसको पब्लिश कर देगा। ये सारा काम ब्लॉकचेन से हो रहा है। इसमें हमें कोई सेंट्रलाइज हमें लॉगिन ID पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। मेरा सिंपली एक Web3 वॉलेट होगा और मैं उसको अपना कुछ ना कुछ पे बैक करूँगा उसको उस वाली एप्लीकेशन के ऊपर जाके, और वो मेरा कंटेंट तैयार करके जब मैं सुबह उठूँगा तो मेरा कंटेंट तैयार हो चुका होगा। अच्छा, ये ब्लॉकचेन में हो रहा है और ये होने भी मतलब ऑटोमेशन और ये सारी चीज़, ये ऑटोमेशन पे हम चले जाएंगे। तो ब्लॉकचेन के अगर मैं इतना टाइम नहीं कि मैं इसकी और ज़्यादा फर्दर में, मतलब ब्लॉकचेन के इतने सारे फ़वाइद में से एक छोटा सा मैंने आपको फ़ायदा बताया। तो आने वाले दिनों में मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान तो खैर अब देर से है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है इस पे, और होगा भी यही आइंदा चल के कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, ये रिप्लेस कर देगी हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम को। किस चीज़ को सेंट्रलाइज का, आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? सेंट्रलाइज हमारा पहला बैंकिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे ये सारे जितने भी आपको ये ईमेल सर्वर्स, आपको ये जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी आपको डेटा सेंटर जो ज़्यादातर सेंट्रलाइज पर हैं, जहाँ लॉगिन ID पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जहाँ अपनी प्राइवेसी आप सरेंडर करते हैं, जिसको हम Web 2 कहते हैं, ठीक है ना, क्लाउड सर्वर्स और ये सारी चीज़, वहाँ पर आपको ये है ना, आपको फिर इसकी ज़्यादा अफादियत नज़र आएगी ब्लॉक्स। और ये हो रहा है और ये हो भी जाएगा, मतलब ये ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये होना है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ब्लॉकचेन आपको पता है फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको किसी सेंट्रलाइज की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में आपको पता है ना, जो मैं अक्सर अपने फोरम पे कहता हूँ कि जो लोग कॉइनर हैं, जिनके पास बिटकॉइंस हैं या जो लोग क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा हैं, दे आर बेसिकली बिकमिंग द पार्ट ऑफ फ्री ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। फ्री ग्लोबल इकोनॉमी ये होता है कि आज आप जैसे अगर आप कराची में आप देख लें, आज से कोई 2014 की बात है, 11 साल पहले 300 बिटकॉइन का एक घर आता था पहले, 500 गज का। आज 5 बिटकॉइंस के ऊपर आप वही घर ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती चली जा रही है, सही है। ये बात शायद समझाना एक आम बंदे को बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ जो ये सबको समझ आ जाएगा कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी वो कितना ज़्यादा इसके अंदर रेवोल्यूशन लेकर आ चुकी है और लेकर आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में ज़रा बेसिकली बताएं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? बहुत बेसिक है, बट बेसिक से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। कोशिश करूँगा आसान ज़बान में समझाने की, क्योंकि जब हम इतना एडवांस पढ़ रहे होते हैं तो बेसिक समझाना जो है ना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें क्रिप्टो करेंसी आप ये समझ लें कि जब ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जब आप वेरीफाई करते हैं, मैं अगर एक माइनिंग मशीन हूँ, मैं एक माइनर हूँ, और मैंने आपकी ट्रांजैक्शंस को या कहीं से भी ट्रांजैक्शंस आ रही है उसको मैंने अगर वैलिडेट किया, तो जाहिर सी बात है मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो जो रिवॉर्ड होता है वो नंबर्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं, उनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये बेस करता है क्रिप्टोग्राफी पे, ठीक है ना, जहाँ पे कोडिंग की जाती है। उसके ऊपर ये लिखा जाता है कि जो भी माइनर होगा उसको जब ट्रांजैक्शन को वो वैलिडेट करेगा तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड जो होगा वो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में होगा। सही। मज़े की बात ये कि बिटकॉइन नेटवर्क हो, इथीरियम हो, सोलाना हो, रिपल हो, इस सिस्टम के अंदर तो उनको तो पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या चल रही है। तो सिस्टम के बाहर मैं और आप डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ सिर्फ नंबर चल रहे हैं। सही है। लेट सपोज जैसे मैंने आपको कहा कि एक माइनिंग मशीन ने एक अपडेट किया, एक वैलिडेट किया कि 9,03,000 एक नंबर के ब्लॉक के अंदर
हारून और हसन की एक ट्रांजेक्शन मौजूद है जिसमें एक बिटकॉइन जो है वो स्पेंड हो रहा है और दूसरा अनस्पेंड हो रहा है, यानी कि आपके पास अनस्पेंड, मेरे पास स्पेंड। जाहिर सी बात है इसके पीछे 1 बिटकॉइन के ऊपर कोई ना कोई एनर्जी लग रही होगी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने में, वो अपनी पावर कंजम्पशन जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसके बदले इसको कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसको, उस माइनिंग मशीन को या उस माइनर को या माइनिंग पूल को 2 रिवॉर्ड मिल रहे होंगे। एक वो ट्रांजेक्शन का रिवॉर्ड मिल रहा होगा, वो भी क्रिप्टो करेंसी की सूरत में, उन्हीं बिटकॉइन के बदले में 1000 सतोशी, 2000 सतोशी, क्योंकि 100 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन, 100 मिलियन सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना हो, तो वो जो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में होती है वो रिवॉर्ड में रखा गया है इसको। ओके, सही है। यानी कि जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ब्लॉक बनाने की सूरत में मिले या ट्रांजेक्शन करने की सूरत में मिले, वो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी वो सर्कुलेशन में रहता है और उस सर्कुलेशन की बेस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं उसको। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। क्रिप्टो करेंसी, मेरे सुनने वाले ये सब सुन लें कि स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिक फ़र्क है वो यही है कि स्टॉक इज़ नॉट द स्टोर ऑफ वैल्यू, क्रिप्टो करेंसी इज़ बिकमिंग द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। आपसे घर खरीदा मैंने और मैंने आपसे कहा कि मैं फलानी सीमेंट कंपनी का शेयर्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, और आप मुझे इसके बदले घर दे दें, तो आप बोलेंगे यार मैं इस शेयर्स का क्या करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इतने सालाना दे सकता हूँ, तो आप बखुशी मुझसे ले लेंगे आप, या बखुशी मुझसे आप USDT ले लेंगे, या मुझसे आप बिटकॉइन उसके बदले में ले लेंगे। तो आप देखेंगे किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी इज़ नाउ बिकमिंग स्टोर ऑफ वैल्यू। ये होगा और ये हो भी रहा और ये होता भी है दुनिया में इस तरह से कि आप उसको एक्सचेंज के तौर पर, पेमेंट के तौर पर आप लेकर भी आते हैं क्रिप्टो। सही, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी तो बहुत होती है, तो ये फ्लक्चुएट क्यों होती है जिस तरह से स्टॉक मार्केट? देखें, फ्लक्चुएट की वजह ये है कि इसमें मैनिपुलेटर्स पहले बहुत ज़्यादा थे। अब की बार जो अब आप देखें बिटकॉइन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नज़र नहीं आएगी। बड़े बड़े इसमें इंस्टीट्यूट, कंट्रीज़, दे आर बाइंग बिटकॉइन, दे आर माइनिंग बिटकॉइंस। तो हर एक की ख्वाहिश ये है कि भाई अपने पास स्टोर करते चले जाओ। जब वो अपने पास स्टोर करते चले जाएंगे, उसी तरह फ्लक्चुएशन का जो है वो कम होता चला जाएगा एलिमेंट। ठीक है। ये बात पहले अगर आप मुझसे सवाल करते थे, हाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बड़ी बड़ी वेल आती थी, ठीक है ना, वो $2,000 का बिटकॉइन लिया, उसको 6,000 पे डंप कर दिया, तो ये फ्लक्चुएशन होती है। आपकी बार ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि वो $1,00,000 लेके वो 1,01,000 पे सेल आउट करे उसको, या 1,10,000 पे करेगा, क्योंकि उसने तो अपना फ्यूचर प्लान कर लिया है। उसको पता है कि डिफ्लेशन आनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी कम होनी है, और आज जो आपको बिटकॉइन नज़र आता है 1,08,000 का, कल को ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये एक फ्री ग्लोबल इकोनॉमी है जहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है, जहाँ पर आपकी अपनी प्राइवेसी है और आप ही अपने कस्टोडियन हैं। तो जब बहुत सारे यूजर्स इसमें आ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि फ्लक्चुएशन वहाँ कम हो गई है। फ्लक्चुएशन कम होगी तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी। देखें, ट्रेडिंग तो होती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अब उसमें डेरिवेटिव्स आ गए, उसमें आपके पास फ्यूचर ट्रेड्स आ गई हैं, उसमें चूंकि मल्टीपल बढ़ जाते हैं, तो 1 सेंट 2 सेंट के भी फ़र्क से, या $1 $2 के फ़र्क से भी आपको वहाँ नज़र आता है। इसके अलावा ETF आ गया है। ETF आने से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वो आपको वॉल्यूम नज़र आया है। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने बिटकॉइन तो ऑनलाइन मुझसे ले ली, लेकिन फिजिकली, या मतलब मेरे पास अपने रिकॉर्ड में, मैं अपना कस्टोडियन नहीं बल्कि वो एक्सचेंज के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके लिए उनके बैक बाय तो होते हैं, लेकिन वो अपने पास वॉलेट में लाना, वो लाते नहीं वॉलेट में। जैसे मैंने गोल्ड की कर ली परचेजिंग, अब फिजिकली गोल्ड तो मेरे पास नहीं है ना, विच इज़ कॉल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ठीक। तो वो कंपनीज़ को बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है कि तुम अपने पास BTC पार कर लो और उसके बदले तुम ट्रेड करो। तो वो जब BTC मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा सेंट्रलाइज सिस्टम में, तो मैं इसका रिकॉर्ड में मेरा होगा वो, लेकिन मेरे पास बिटकॉइन उस वॉलेट में नहीं हो सकते। अगर बिटकॉइन के वॉलेट में करना है तो वो दूसरी एक्सचेंज से जाके आप वहाँ से खरीद के अपने किसी भी Web3 वॉलेट में मंगवा लें। ठीक है, यानी एक्सेसिबिलिटी की बात करें। एक्सेसिबिलिटी की मैं अगर बात करूँ तो उसके लिए ETF। अच्छा, तो इसमें ये भी तो कहा जाता है कि बहुत सारी जगहें मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, टेरर फाइनेंसिंग भी होती है क्रिप्टो करेंसी से, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस आ रही हैं उतनी ज़्यादा जो है ये टेरर फाइनेंसिंग जो है, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग कम होती चली जा रही हैं। अब एक बंदा जिसकी अगर KYC किसी एक्सचेंज पे हुई हुई, आपको पता है 90% तो सारी एक्सचेंजेस पे KYC हो गई है, तो वो किसी ना किसी चैनल से तो वो गुजरेगा, और उसका रिकॉर्ड भी है। और रिकॉर्ड ऐसा है कि ये नहीं कि 6 महीने बाद, 6 साल पहले जो है जो रिकॉर्ड था वो आप नहीं दे सकते। ब्लॉकचेन में आप पहले दिन का भी रिकॉर्ड दे सकते हैं और कल का भी दे सकते हैं और अभी का भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अक्सर लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि यार ये तो आप इस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते। वो किसी ना किसी कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी कंट्री हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी ऐसा इदारा, उसको चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द अपने सिस्टम के साथ मुंसलिक कर ले, ताकि आप जैसे अगर मैं कल को कहीं USDT परचेज़ करूँ तो पहली बात है जब मैं P2P से कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मेरा रिकॉर्ड आ रहा होगा। तो ये कह देना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज की जगह सेंट्रलाइज नहीं होगी अगर आप इस तरह से बोल रहे हैं? एक्सचेंजेस जो है वो सेंट्रलाइज हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी Web3 वॉलेट में आप रखते हैं, ट्रांजेक्शन को करते हैं, ठीक है ना, कल को भी आपको अगर कैश आउट करना पड़ेगा तो आपको किसी ना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से जाना पड़ेगा। ओके। या आप उस ट्रांजेक्शन को या उस Web3 वॉलेट को आप इतना ज़्यादा अपने देखें, क्योंकि आप सब सिस्टम में आ रहे हैं अपने, ठीक है,
चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो या चाहे वो पहले का सेंट्रलाइज हो। जब वो एक दफ़ा सिस्टम में आएगा तो जाहिर सी बात है वो ट्रेस करना उसको आसान हो जाएगा। फिर ये बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे होते हैं, बड़े बड़े स्कैम हो रहे होते हैं, तो ये एक्सचेंजेस आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ उनका एक माहिदा है कि अगर कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, एक अलर्ट जनरेट होता है कि जी यहाँ से $400 मिलियन की जो है वो एग्जिट हुआ है किसी एक्सचेंज से, तो वो जहाँ भी जाएगा किसी एक्सचेंज पे जाएगा, तो बड़ी तो अमाउंट तो आराम से ट्रेस हो जाती है, पता भी चल जाता है वॉलेट टू वॉलेट। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अगर वो उसने दोबारा से कोई ट्रांजेक्शन की उसके बाद भी वो पकड़ा जाएगा। और अगर वो उस ट्रांजेक्शन को करने के बाद वो किसी सिस्टम के साथ अगर है कहीं किसी अपने समझ लें जैसे वहाँ का कोई नादरा सिस्टम है या वहाँ को कोई ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जिसके साथ ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं है, तो फिर भी उस पर जो है आपको पकड़ हो सकती है। तो अभी आप देखें अभी तक कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा स्कैम नहीं आया है, स्कैंडल, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो मनी लॉन्ड्रर है ना इस वक्त वो हमारा कैश है, फिजिकल कैश है। क्योंकि कैश टू कैश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहीं से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो चल रहा है और आज भी चलता रहता है, वो चलता ही रहेगा। क्योंकि देखें लोग ये गलत समझते हैं कि बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ सार्फिन काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, 70%, एंड दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इनकम। अब हालात इतने हो रहे हैं पाकिस्तान के कि आप जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि यार ये सारे मनी लॉन्ड्रर होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2.5 करोड़ में से कोई ऐसी परसेंटेज मुझे नज़र नहीं आती है। ये सवाल अक्सर फोरम पे किया जाता है, मैं उनसे ये कहता हूँ कभी आपने इसको ट्राई किया है, तो उनका जवाब आता है नहीं। मैंने कभी आपने इसको ट्रेड किया है, वो कहती हैं नहीं। जब उनको पता ही नहीं तो फिर आप किसी पे इस तरह की एलिगेशन लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें स्कैम्स भी तो बहुत होते हैं, तो स्कैम्स के बारे में ज़रा बताएं कि लोग किस तरह से स्कैम को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, स्कैम ना इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एथिकल स्कैम, ठीक है ना, जैसे लूना क्रैश हुआ, वो तो एल्गोरिथम फेल हो गया, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फेलियर था वो। बहुत लोगों ने लॉस किया, मैंने भी लॉस किया, मेरे लोगों ने भी लॉस किया। उसकी वजह ये थी कि वो एल्गोरिथम फेल हो गया। इसको मैं एथिकल स्कैम कहता हूँ। उसमें उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो एल्गोरिथम में कुछ ऐसी हिकमत अमली की गई कि वो जो प्राइस थी वो उसमें इतना फ्लक्चुएशन आया कि जो चीज़ $100 की थी $119 से गिर के वो 0.000000 पे चला गया था। अच्छा, क्योंकि इसकी सप्लाई पीछे से खुलती चली जा रही थी, यानी कि जिसकी सप्लाई 350 मिलियन थी वो पहुंच गई थी 6.5 ट्रिलियन पे। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितना मल्टीपल आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो जो चीज़ आपकी इतनी महंगी थी वो 2 कौड़ी से भी नीचे आ गई। तो ये तो हो गया एथिकल स्कैम, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये कि आप इसमें ये देखेंगे जब आप किसी प्रोजेक्ट को रीड करें, पढ़ें इसको, तो ये सारे आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए किसी डेवलपर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। अब आ जाए अनएथिकल यानी कि जो स्कैम होता है, उसमें तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो है धोखा दिया जाता है और होता क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जिस तरह एक NFT का प्रोग्राम चला पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत जगहों पे पाकिस्तान में सुनने में आए तकरीबन कोई 42 अरब रुपए जो है लोगों के चले गए। अच्छा, इसमें तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो ग्रीड था लोगों की ना, क्योंकि वो ये कहते थे कि, लेकिन ये चलता है पूरा एक पिरामिड स्कीम के तहत, विच इज़ कॉल्ड MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये कई जगह कामयाब है, कई जगह फेल है, लेकिन इनका जो फेलियर है ना वो 99% है। तो अगर आप इसका हिस्सा हैं और आप समझते हैं कि इससे आप पैसे बना सकते हैं, वैसे तो मशवरा नहीं है कि आप किसी का हिस्सा बने इस तरह के MLM का, लेकिन अगर आपको बनना है इसका हिस्सा, तो आप इसमें जल्दी एंट्री लेके जल्दी एग्जिट ले लें। ठीक है। और कोशिश करें कि ये चीज़ें अपने तक ही रखें। जितना आप नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप तो शायद जल्दी बेच के एग्जिट ले लेंगे, बाकी आपका वेट कर रहा होगा कि यार अच्छा मुझे अब 2 मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स या 2 इतना मुझे और मज़ीद मिल जाएंगे पैसे। और यही हुआ है कि उसकी वो 6 महीने या साल भर की मुद्दत थी। और मैं अक्सर लोगों से कहता था कि देखो यार इसमें इन्वेस्ट ना करो, ठीक है ना, मुझे तो इसमें डाउट्स लग रहे हैं और मैं नहीं समझता कि क्रिप्टो करेंसी है, ना ये NFT क्रिप्टो करेंसी वाला है, ना ये किसी ERC 721 की तरह टोकन के ऊपर ये लेयर बना के आपको दे रहा है। ये सिर्फ एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। जब भी कोई MLM स्कीम में आप देखें जहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड हो, तो आप समझ लें कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे आप जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं वो Web3 है जहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड ही नहीं है, आपका अपना वॉलेट है और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो उसमें 0 चांसेस ऑफ रिस्क है, फ्रॉड है उसमें। जैसा होता नहीं है MLM में, कभी भी आपको ना सेंट्रलाइज ही नज़र आएगा आपको, और ये 99% सेंट्रलाइज ही होते हैं। लेकिन लोग चूँकि समझ नहीं पाते, और इनकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो ख़ास बात होती है ना MLM की, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मार्केटिंग कैंपेन एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन लीगल कैंपेन। इनकी लीगल और इनकी मार्केटिंग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। प्रोडक्ट इनकी कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ ये एक आप समझ लें कि लेयर पे लेयर बना रहे होते हैं नीचे। अगर आपके बाद वाली लेयर होती है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर उसके बाद वाली कोई लेयर नहीं बनती तो उनमें से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह ये लालच और ग्रीड जो होती है ना, ये आपकी खुद मार्केटिंग कर रही होती है अगले को। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें, आप 10 टोकन ले लें, 10 सालाना ले लें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं 100 बिटकॉइन ले लूँ, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम एक दूसरे से लिंक नहीं करते। ठीक है। कोई रेफरल नहीं है हमारा कोई लेवल ऑफ मार्केटिंग नहीं है कि आपने लिया फिर आगे मज़ीद लोगों ने लिया।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन स्कैम्स कोर्सेज के जरिए से भी तो होते हैं क्रिप्टो के, स्पेसिफिकली बात करें तो कोर्सेज के ज़रिए किस तरह से? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह से जो क्रिप्टो गुरूज बन चुके हैं और वो बता रहे होते हैं कि जी क्रिप्टो की सिग्नल्स भी हम आपको देंगे, चाहे डिस्कॉर्ड पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो। फेसबुक पे लाइव भी आते हैं बहुत सारे लोग। उसका आपके ऊपर उसका क्या टेक है आप? अच्छा, मैं समझता हूँ कि कोर्सेज तो स्कैम शायद नहीं, लेकिन हाँ उसके अंदर जो एक मालूमात दी जा रही होती हैं, ठीक है, वो शायद बेबुनियाद हो। दूसरा ये कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि नए लोगों के लिए, जो लोग अभी इस वाले बुल रन, जो अब ये हमारा बुल रन शुरू हो चुका है 2025 का। अच्छा, शुरू हो चुका है? बिल्कुल शुरू हो चुका है। हम इसका, आपको बहुत सारे ऐसे टोकन नज़र आएंगे जो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम कर चुके हैं। और दूसरा एक और मैं जो अंदर की राज बताता हूँ कि जो ईथर और BTC की जो पेयरिंग है, उसमें आप देखिएगा तो आपको उसमें बॉटम हो गया पिछले कोई 15 जून के बाद। अच्छा, तो ये तो है, ये तो फैक्ट है कि जब ईथर BTC की पेयरिंग में आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, और जब जब आपको इंप्रूवमेंट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारे ऑल्ट सीज़न है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना, वो अच्छा इंप्रूव करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यार किस में करें पैसे? 32,000 34,000 तो प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि विच कैन गिव अस 20x 30x 100x 200x 1000x, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो जो नए वाले होते हैं उनको तो मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी एडवाइज़र की मदद ले लो, ठीक है, मैं नहीं हूँ तो और भी लोग मार्केट में बैठे हुए। अब वो आपको क्या एडवाइजरी दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी बहुत सारे वेल ग्रुप्स होते हैं, वेल्स होती हैं जो मार्केट में आती हैं, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करती हैं, स्क्रूटनी करती हैं और उस पर वो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है। जो एक ट्रू फैक्ट है, उनको पता है कि ये अगले 6 महीने साल हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनको भी पैसा बनाना होता है, उनको अपना पैसा ज़्यादा अजीज़ होता है। बिल्कुल सही बात ठीक है ना, आप लगा लेंगे $1,00,000 $2,00,000, वो लगाते हैं $100-200 मिलियन। सही है। और ऐसी ऐसी मार्केट कैप मेरे सामने है कि जिनकी मार्केट कैप थी $2 मिलियन और उसको लेके चले गए कोई $500-600 मिलियन पे। अच्छा, ठीक है, बल्कि अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मार्केट कैप इस वक्त कोई 3 से 10 मिलियन के आसपास है, और टारगेट उसका जो है वो $3 बिलियन का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 मिलियन से 3 बिलियन पे जाना 1000x हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये आपको होता क्या है कि प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आप समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे बिटकॉइन था $450 का था, लोग कहते थे यार इंपॉर्टेंस था लेकिन वैल्यू नहीं है, बेकार है ये। आज हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो 1 लाख, भाई बिटकॉइन की सेहत पे तो असर ही नहीं पड़ा, नेटवर्क वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा है। 10 मिनट का ब्लॉक आज भी 10 मिनट का ब्लॉक बनता है। ऐसा तो नहीं कि माइनिंग मशीनें बढ़ती चली जा रही हैं और ब्लॉक का टाइम कम होता चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोडिंग ऐसी डिफाइन की गई है। हाइट ऑफ डिफिकल्टी एडजस्ट करनी है, हाइट ऑफ डिफिकल्टी बढ़ानी है, ठीक है ना। हर 2000 ब्लॉक के बाद तो डिफिकल्टी भी एडजस्ट हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो भाग रहे होते हैं आवाज़ के पीछे। आप न्यूज़ के पीछे ना जाएँ, आप जाएँ किसी भी ऐसी जगह जहाँ रूमर हो, और रूमर आती है हमेशा से बड़े ग्रुप से आती है, अच्छा, इन्फ्लुएंसर से आती है, क्योंकि वो पूरा एक गैंग माफिया होता है जो ये काम कर रहा होता है, जिनको अपने पैसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। उनको पता है कि आज हम लगाएंगे, इफ़ दे पुट $500 मिलियन दे कैन मेक इजीली $2 बिलियन $3 बिलियन। सही है। उसके लिए पूरी एक मार्केटिंग कैंपेन होती है, उसके लिए पूरी बाकायदा एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च की जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका प्रोजेक्ट चला गया तो उनके $500 मिलियन चले जाएंगे। पूरी R&D होती है उसकी। तो उससे पहले वो क्या करते हैं कि अपना एक प्राइवेट चैनल बनाते हैं, ठीक है, प्राइवेट कम्युनिटी बनाते हैं, उनमें उनको बताते हैं कि यार ये वाला प्रोजेक्ट है, वी चार्ज यू सम फी, 1000 10,000 20,000 USDT फीस चार्ज करते हैं, और बताते हैं ये वाला प्रोजेक्ट है, ये इतना इसको हम लेके जाएंगे इस प्राइस को, बिकॉज वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। क्योंकि सारी वो छानबीन करके बैठे होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो हमारी तरह नहीं बगैर दे के चल यार दोस्त ने कहा चढ़ा देते हैं पैसे। हमारे 1000 2000 10 $15,000 होंगे, वो लगाते हैं अपने $1 मिलियन। लेकिन ये तो आप एडवाइजरी वेल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाहर ही काम हो रहा होता है। लेकिन इसमें यह कि हो जाता है, आप अगर थोड़ी रिसर्च करके उन तक पहुंचे तो आपको बता देते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ा ही सीक्रेसी में काम चल रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, सलाना की मैं बात करूँ, सलाना $2 का तो मैंने लिया था। अच्छा, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ी लिया था, मुझे मालूम था, फीस दी गई बाकायदा इसकी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं है ना ऐसा? नहीं, पाकिस्तान की बात है, हम तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे ना, इट्स अ बॉर्डरलेस थिंग। हाँ ठीक। हम तो इंटरनेट का हिस्सा, अब इंटरनेट में 2 बड़े बड़े चैनल हैं। लेकिन इसके अंदर इंग्लिश और उर्दू वाली भी तो चीज़ें आ जाती है ना, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो उर्दू समझती है, आसान लफ्ज़ों में समझती है। देखिए, पहले तो उर्दू से पहले आप उसकी टेक्निकल लैंग्वेज तो पढ़े ना, उसकी टेक्निकल जार्गन में तो जाएँ आप। आपको तो पता ही नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। बिल्कुल। जब जब मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं खुद डेवलपर से या खुद अपनी तहकीक पर ये साफ देख लेता हूँ कि आया इस प्रोजेक्ट में जान है या नहीं है। पता चलता है प्रोजेक्ट में कोई फ्लॉ ही नहीं है, क्लियर, बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है मुझे भी। तो आए से कि यार चलो यार ये प्रोजेक्ट ये बाकी है, वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस बहुत है। तो जब इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, इतनी वैल्यू बनेगी कि आप खुद बोलेंगे यार ये तो 50x कर गया। $2 पे सालाना मैंने खुद देखा, ख़रीदा, जल्दी निकल गया थोड़ा सा, ठीक है, $260 किया उसने।
130x मारा उसने सोलाना ने। मैं कहता था सोलाना अच्छा है, नहीं यार ये तो बहुत सारी टोकन है। मेन नेट में आया देर से, देखें इसमें देर सवेर हो जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इतनी आसानी से अपग्रेड करना, माइनर को समझाना, वैलिडेटर को समझाना, वो फिर अपने अंदर प्रोटोकॉल में चेंजेस लेकर आना। ये थोड़ी है कि किसी बैंकिंग सिस्टम को आपने 4 घंटे बंद किया, पीछे सिस्टम अपडेट किया, हम माजरत ख्वाह, ऐसा भी मैसेज नहीं आता। सोलाना से मैसेज आए हम माजरत ख्वाह हैं, कभी नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। तो इसका समझने में ही आपको इतना अरसा लग जाएगा। मैं खुद 2016 से काम कर रहा हूँ, आपको पता है, तो इसमें समझने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो समझे कैसे, मेरा वही बुनियादी सवाल है कि समझे। रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें, किसी एडवाइजरी से हेल्प लें, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा वी लॉकिंग पे ना जाएं आप लोगों की, क्योंकि वो तो आपको वही टोकन बताएगा जो ऑलरेडी आप हैं। ठीक। अब लोग कहते हैं कि यार फलाना $1 चला जाएगा, बड़े नामी गिरामी हमारे भाई हैं, ठीक है ना, ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है ना। कोई कहता है कि 750 जो है वो रिपल चला जाएगा। रिपल आज भी उतना ही है जितना पहले था। मैंने रिपल लिया 9 सेंट का, बेचा मैंने $2 का। लोगों ने कहा ये भी पैसे बना सकते, हम भी बनाएंगे। मैंने कहा देखो ऊपर की गारंटी नहीं है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ती चली जा रही थी। जिन लोगों ने $2 का लिया 2018 में, आज वहीं $2 पे खड़े हुए हैं। तो 18 से लेकर 7 साल तक आपके पैसे होल्ड हो गए, ठीक है। PKR में आपकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन दुनिया में तो फ़ायदा नहीं हुआ ना किसी को, ग्लोबली तो फायदा नहीं पता क्या हुआ। अब ये $2 से कोई 4 आ जाएगा, आप बेच देंगे, 4 से वो 6 चला जाएगा, फिर आप बोलेंगे अब क्या करूँ मैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट आप हमेशा वो देखें जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी अपनी वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस करने के लिए यू हैव टू टेक अ डीप डाइव। आप जाके पढ़ें, उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें कि आया वो सोलाना का है या वो खुद कॉइन है। क्योंकि मेरी तो एडवाइस ये है कि भाई आप लेयर 2 में जाएँ, आप लेयर 1 में ना जाएँ। लेयर 1 में तो आप पैसा जो है ना आपको डबल ट्रिपल 4x से ज़्यादा नहीं दे सकता आप। इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं, लेयर 1 का क्या। अच्छा हाँ, लेयर 1 का ना ये बड़ा मज़ा सवाल है। एक होता है लेयर 0, ये आपको पोल का डॉट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेयर 0 का मतलब होता है जहाँ हार्डवेयर फैसला कर रहे होते हैं, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अच्छा, अब हार्डवेयर से एक स्टेप ऊपर आ जाएं, जिस तरह हमारे आपने पढ़ा होगा TCP/IP प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि मैं खुद MIS मेरा बैकग्राउंड है, IBA से, तो जब हमने पढ़ा था वहाँ बैठ के सारी नेटवर्किंग क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन का हिस्सा है, ये सारी डेटा जो लेयर आ रही होती है, 7 लेयर्स होती हैं, इस तरह की इसमें लेयर्स होती हैं। इसमें लेयर 0, 1, 2, फिर आगे मजीद आएंगी 4, 5 करके, जो भी आई नहीं उस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो लेयर 0 तो 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हो गए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल, सोई, ठीक है, नामी गिरामी, और भी बहुत सारे इस तरह के हमारे पास, जैसे मोनेरो है, इस रज़ीक, ये सारे जो है ना ये लेयर 1 कहलाते हैं। लेयर 1 का मतलब होता है कॉइन, कॉइन का मतलब होता है अपनी ब्लॉकचेन। जी, जब मैं बोलूँ कॉइन, इसका मतलब उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, उसका अपना एक्सप्लोरर है, उसके अपने वैलिडेटर्स हैं या माइनर्स हैं जो खुद माइनिंग करके उस कॉइन को सर्कुलेटिंग में लेकर आ रहे हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि लेयर 2 क्या होता है। लेयर 2 ये होती है कि लेयर 2 के बाद ना इतना पैसा होता है, ना उसके बाद इतनी ज़्यादा जो है वो वैलिडेटर की लिस्ट होती है, ना वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि जो है वो वैलिडेटर भी रखे अपने पास और उन सबको इनवाइट भी करे। बल्कि वो करता ये है कि लेयर 1 का हिस्सा बन जाती है, वो उस पर पिगी बैक करती है उस पर। और वो जब लेयर 1 का जब ब्लॉक बन रहा होता है, जैसे अगर किसी का ब्लॉक अभी चल रहा होगा, 1,40,00,000 का ब्लॉक नंबर चल रहा होगा, तो कोई सी भी टेक्नोलॉजी की, कोई से भी लेयर 1 की मैं बात करूँ, तो उसके ऊपर अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। वहाँ पे जाके उसमें आइडेंटिफाई कर देगा कि इतने जो है वो सर्कुलेटिंग में आएंगे, इतने आपके जो है वो मैक्सिमम होंगे, इतने आपके टोटल होंगे। जब वर्ड में यूज़ करूँ मैक्सिमम सप्लाई का, इसका मतलब है जो कोडिंग में डिफाइन हो गई है। टोटल का मतलब ये है कि उसमें से जो बर्न हो रहे हैं वो माइनस होकर टोटल आ रहा होगा। तो अक्सर आपको मैक्सिमम और टोटल सिंपल एक ही में नज़र आएंगे आपको। जैसे 1 बिलियन है तो वो भी 1 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग में फ़र्ज कर लेंगे 300 मिलियन है, तो रोड मैप में नज़र आ रहा होगा कि अब इतने ब्लॉक के पास जाके, या इतने साल बाद जाके, या इतने महीने बाद जाके, 6 महीने बाद, विच एवर कम फर्स्ट, हम इतने जो है टोकन वो हम अनलॉक कर देंगे। अभी लॉक पड़े हुए 700 मिलियन और 300 मिलियन जो है वो अनलॉक हैं, ठीक है। अनलॉक जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई का हिस्सा हो गया, 700 मिलियन जो है वो लॉक हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा होता है वो अनलॉक होते चले जा रहे होते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती चली जा रही होती है। लेकिन मैक्सिमम का मतलब ये है कि वो इससे ऊपर नहीं जा सकते। कुछ जी कैप लग जाता है, वो कोडिंग का हिस्सा है, ठीक है ना। अब उसके अंदर उसका क्या यूज़ केस है, उसका क्या इस्तेमाल है, वो लेयर 2 किस हद तक काम आ रहा है, वो किसी AI एजेंट के ऊपर काम आ रहा है, AI पे काम आ रहा है, या जीरो नॉलेज सिंक्रोनाइज पे, डीप इन है, रॉज हैं, ये सारे जो है ना ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है वो। तो इसी तरह हम लेयर 2 की हम बात करें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि हमेशा तो नहीं, अब की बार इस बुलेटिन में मैं कहता हूँ कि लेयर 2 पे आप फोकस करें। लेयर 2 में पैसा बहुत बनेगा, क्योंकि वेल आएंगे लेयर 2 में पैसा बना के चली जाएंगी। और आप लेयर 1 का वेट कर रहे होंगे, यार मैं फलानी XYZ को ABC में कॉइन उठा लूँ तो मुझे शायद 2x 3x तो आपको दे सकता है, आपको वो 10x 20x 30 40x नहीं देगा आपको, क्योंकि लेयर 2 की इस वक्त मार्केट क्या भी बहुत कम है। 10 मिलियन बताया मैंने आपको, या 10 मिलियन से अगर वो 1 बिलियन कर लेती है तो सिंपली आपको 100 टाइम मिल गया। आपको 100 टाइम क्या आपको ये देगा इथेरियम, 100 टाइम आपको आर्बिट्रम देगा, 100 टाइम आपको ट्रॉन देगा, 100 टाइम आपको XRP देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता।
अच्छा, अब एक छोटा सा रैपिड फायर है, मीम कॉइन क्या होता है? मीम कॉइन, अच्छा मीम कॉइन जो होता है ये किसी भी इवेंट पे, किसी भी सेंटिमेंट्स पे बनाया जाता है ये, ठीक है। इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, लेकिन अब दुनिया में आपको पता है, जैसे समझ लें घर में आपके बहुत सारे डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं। अब आप कहते हैं यार तुमने खर्चा क्यों किया, ये तुमने 1 लाख रुपए का आइटम लेकर आ गए, कह रहे हैं बस ये डेकोरेशन पीस है ये, इससे मेरे घर में ना थोड़ी चांद, थोड़ी रोशनी आ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं। वैसे तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, मेरे किसी काम में नहीं आ रहा, कारोबार का हिस्सा नहीं, बट ये एक तरह से ना मेरी ज़िंदगी में मुझे एक टच दे रहा है मुझे ये। तो मीम कॉइन जो है ना बेसिकली आपके वॉलेट में एक निखार लेकर आ जाता है। आप दिखा के यार ये देखो मैंने मीम कॉइन ले लिया, देखो मेरा वॉलेट का साइज़ देखो तुम इसका। और मेरे पास भी ऐसे वॉलेट है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बंदे ने मीम कॉइन के ऊपर कोई $35,000 मेरी इन्वेस्टमेंट यानी मेरी एडवाइजरी के ऊपर, अच्छा ठीक है ना, ही स्पेंड 35,000 USDT, उसका बैलेंस होगा जो है वो 2+ चल रहा है, ठीक है। और टारगेट इसका जो है वो $12 लाख का है। तो ये मीम कॉइन है। अब वो कहता था कि यार मीम कॉइन है ये, मैंने कहा भाई मीम कॉइन है क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसे फंडामेंटल्स तो नहीं है। मज़ेदार बात यह कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई सब इसकी जो है ना 100% खुली हुई, यानी कि 100% ऑन है इसकी। इसमें ये नहीं कि वो अनलॉक हो रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस गिर रही है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो मीम कॉइन है जो आपको पता है ना। अच्छा मीम कॉइन जो है ना वो बेसिकली NFT ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, NFT हर एक की रसाई तक नहीं गया, ये भी मैं आपको बता दूं। तो NFT की रसाई तक ना जाना मीम कॉइन का आना है बेसिकली। लोग मीम कॉइन को जल्दी अट्रैक्ट करके NFT को नहीं कर पाए। इवन मुझ जैसा बंदा भी बहुत ज़्यादा NFT पे नहीं गए, हमारा फोकस हमेशा कॉइन टोकन पे रहा है। तो वो अब आपको NFT में नहीं नज़र आएगी इतनी एडवांसमेंट, आपको नज़र आएगी मीम कॉइन में। ठीक है, मीम कॉइन तो हो गया पुराना। अब एक और आपका सवाल हो जाए लेगेसी कॉइन। अब लेगेसी कॉइन की बारी है। अच्छा लेगेसी कॉइन क्या है? लेगेसी कॉइन जो बनता है, जैसे आपने कोई सिक्का निकाला 75 रुपये का या कोई नोट निकाला आपने, दिस इज़ कॉल्ड लेगेसी, यादगारी। ठीक, ये भी आपको नज़र आएगी। लेकिन अभी ये बहुत, अभी इस पर अगर आप देखें बहुत चंद ऐसे टोकन, जैसे मीम कॉइन आए थे इस तरह बहुत चंद ऐसे टोकन लेगेसी कॉइन के आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अगले बुल रन में मीम कॉइन के अलावा लेगेसी कॉइन भी अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं? अल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अल्टरनेटिव कहलाते हैं। ओके, ठीक है, इसमें इथीरियम है, सोलाना, रिपल वगैरह सारे टॉप जितने भी हैं। आप ये समझ लें कि 32,000 में से आप एक निकाल दें बिटकॉइन, बाकी जो है ना -1 करके जो बच जाएंगे वो सारे ऑल्ट्स हैं। ठीक है। स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन ये होता है इसके पीछे आपकी करेंसीज होती हैं। ठीक है। जैसे टेथर है, टीथर बोलें, ये सबसे बड़ा जाइंट हमारा स्टेबल कॉइन है और ये आपको USDT की फॉर्म में नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये आपको तमाम ब्लॉकचेन पे नज़र आएगा, 14 ब्लॉकचेन के ऊपर नज़र आएगा। सोलाना का भी USDT होगा, बेप का भी होगा। टेथर एक कंपनी है, वो क्या करती है कि जब उसको मिंट करने होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है मार्केट में एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वो 1 बिलियन USDT मिंट करके मार्केट में उतार देती है, यानी कि हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और $1 बिलियन अपने पास एक्चुअल अपने अकाउंट में रख देती है, ताकि उनकी जो भी टर्म्स कंडीशन है उस SEC के साथ, उस वाले कंट्री के साथ, जैसे USA है, तो वो पाबंद है कि आज मैंने अगर $1 बिलियन मैंने मिंट किए तो $1 बिलियन मेरे पास अकाउंट में उसके बदले होने चाहिए। तो ये स्टेबल कॉइन जो है ये आप समझ लें कि ये हमारी जो डिजिटल करेंसी है, सेंट्रलाइज है, उसका ये तोड़ है। ठीक है। पाई कॉइन्स क्या होते हैं? पाई कॉइन जो था बेसिक, ये तो एक बहुत पहले की बात है, काफ़ी अर्सा हो गया लोगों ने इस पर माइनिंग की है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और देखा जाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें मतलब प्रॉफिट बनाते हुए नज़र नहीं आए। बहुत मेहनत तलब वाला काम था ये, ट्रेड करनी नहीं थी, आपने सिर्फ बैठ के माइनिंग करनी थी। उनका मकसद ये होता है, ये भी एक तरह से आप ये समझ लें कि एक MLM सॉर्ट ऑफ थी, लेकिन वो बंद तो नहीं हुई कंपनी। उसका उनको फ़ायदा ये हो गया कि उनको मार्केटिंग करने को मिल गई, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ पीपल यूज़र्स आ गए इनके, उनको पता है फ्री की चीज़ें, मुफ्त की चीज़ें। लेकिन आज वो ऐसा है कि कुछ चीज़ों पर वो पाबंद हैं कि वो उनको पैसे नहीं मिल सकते, कुछ ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट आ गई हैं और उनको करना भी ये चाहिए था, क्योंकि इस तरह आसानी से आप मिलियंस ऑफ टोकन्स, आपने बिलियंस ऑफ टोकन्स दे दिए आपने, और आप कह रहे हैं कि वो $1 चला जाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, एयर ड्रॉप क्या होता है? एयर ड्रॉप ये होता है कि जब भी कोई नया टोकन या ऐसा लॉन्च होता है तो उसके ऊपर वो कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ना वो करते हैं कि 5% ऑफ 1 बिलियन, 5% ऑफ 100 मिलियन, जो भी उनकी सप्लाई होती है उसमें से वो लॉक कर देते हैं कि यार इसको हम ना एयर ड्रॉप के तौर पे दे देंगे। ये फ्री होते हैं, इनके पीछे कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि भाई तुम हमें लाइक करो ट्वीट पे, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, 5 लोगों को भेजो तो मैं तुम्हें इतने फ्री में एयर ड्रॉप दे दूंगा। इसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी वेबसाइट पे जाके आप वॉलेट कनेक्ट करें। अच्छा, इसमें भी एयर ड्रॉप 2 तरह के होते हैं, आप अपनी जाके कुछ इथीरियम, कुछ सोलाना या ऐसे कुछ जो भी इस कॉइन के ऊपर वो टोकन आ रहा है आप उसको पार्क कर दें, तो आपको वो एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप के साथ आपको वो दे देता है आपके वॉलेट में। फिर आप वेट करें वो कब लॉन्च हो, जब तक वो लॉन्च नहीं होंगे, जब तक वो ट्रेड में नहीं आएंगे, जब तक उनका कोई वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर, जब तक वो किसी भी आप समझ जैसे रेडियम प्लेटफॉर्म में जब तक नहीं आएंगे वो आपके पास ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, यानी कि गिव अवे टाइप है, गिफ्ट है टाइप। ऑफ कोर्स। ठीक है। और P2P ट्रेडिंग क्या होती है?
P2P ये होते हैं कि आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप जब हों तो आप वहाँ पे जाके पर्सन टू पर्सन आप बाय और सेल कर सकें। USDT, USDC, बिटकॉइन वगैरह जो भी नॉर्मली ज़्यादातर USDT में इस्तेमाल होता है पाकिस्तान या दुनिया भर में, लेकिन चूंकि आपकी KYC हुई भी होती है, जैसे मेरी अगर KYC हारून के नाम से, आपकी KYC हसन के नाम से, तो हम दोनों बैठ के चैट करेंगे, जो भी रेट होगा उस पर हम इत्तफाक करेंगे। आपने कहा कि हारून मुझे आप ये USDT ट्रांसफ़र कर दें, इतने चाहिए, तो 1000 USDT पहले मैं लॉक करके अपने एक्सचेंज के ऊपर पार्क कर लूँगा। मैं ना मैं उसको हिला सकता हूँ ना आप उसको ले सकते हैं। टिल द टाइम आई गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई बैंक अकाउंट और फ्रॉम द एनी अदर रिसोर्सेज कि हसन ने मुझे 1000 USDT के बदले फर्ज कर लें का 295 का रेट है, मुझे इतने 2,95,000 मेरे अकाउंट में आ गए या मुझे कैश दे दिया है, तो मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा वो 1000 USDT रिलीज़ हो जाएंगे और आपके लेजर में आ जाएंगे। ठीक है। और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? फ्यूचर और स्पॉट ये अलग अलग हैं। फ्यूचर आजकल आपको पता है मेजॉरिटी पीपल आर डूइंग फ्यूचर ट्रेड। ये होती है कि आप इसमें हाई लेवरेज पे खेलते हैं या लेवरेज पे खेलते हैं। लेवरेज ये होती है कि आपने एक्सचेंज से इस पर बेसिकली आप बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि यार ये जो प्राइस है ना इस टोकन की या कॉइन की, ये ऊपर चली जाएगी। आपने कहा कि आज अगर बिटकॉइन चल रहा है 1,06,000 का, तो आपने कहा यार ये 1,06,000 से ऊपर जाएगी ये प्राइस, तो अब आपने बेट लगाने के लिए आपने लगाया $100, आपने एक्सचेंज से लिए 99x, तो आपको वो 99 आपको जो है ना मल्टीपल करके आपको 100 के ऊपर आपको इतने डॉलर आपको मिल जाएंगे। उस डॉलर के ऊपर आपकी जो भी बनती है बिटकॉइन की वैल्यू वो आप लगाएंगे, पार्क कर देंगे एज अ, उसको आप समझ लें कि आपने उसको पार्क कर दिया इसको। इन केस अगर आपकी वो फेवर में नहीं जाती और आप लिक्विडेशन पे आ जाते हैं 1,04,000 1,03,000 पे, क्योंकि जितना आपका वॉलेट में बैलेंस होगा उस हिसाब से आपको लिक्विडेशन दे रहा होगा। अगर आप हार गए यू विल लॉस, आप कंप्लीटली लॉस कर देंगे, आप ज़ीरो। देखिए फ्यूचर ट्रेड है ना बड़ी रिस्की, बड़ी ख़तरनाक होती है, इसमें जगह जगह खबरें खुद ही भी होती हैं, ठीक है ना। आप किसी वक्त भी जाके गिर सकते हैं इसके अंदर आप जाके, ठीक है। लेकिन अगर वो इंसान, वो ट्रेडर या वो कोई सीखना चाह रही है या सीखना चाहता है और अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करना चाह रहा है ना, फ्यूचर ट्रेड से अच्छा टूल ही कोई नहीं है। बड़े से बड़े भी मैंने देखे हैं इसमें जो है ना ज़ीरो होते हुए, ठीक है ना। हमने भी पैसे बनाए, हमने पैसे लुटाए भी बहुत हैं, लेकिन जब कभी आपने अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट करना हो, आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को, मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करना हो ना, फ्यूचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टूल इन द वर्ल्ड। आप जब उसमें उतरते हैं तो फिर आप उसके अलावा दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता आपको, सिवाय है कि आप मोबाइल हर वक्त चेक कर दें, अभी बने पैसे कि अभी लूटे, अभी बने कि अभी लूटे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसमें कम पैसों से खेलें और ये सोच के खेलें कि यार मैं चेक करना चाह रहा हूँ अपने आप को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, और मैं इतना डॉलर में लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझे इसका कोई गम ना हो। ये ना आपने सारे पैसे लगा दे, क्योंकि ग्रीड जो होती है ना इसमें आपको ड्राइव नहीं करती, आपको या आप ग्रीड आपको मरवा देती है। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग होती है कि आज अगर कोई एक टोकन हमने ख़रीदा तो वो हम उसको एक्सचेंज से बाहर भी लेकर आ सकते हैं अपनी कस्टडी में, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म। बट फॉर अ शॉर्ट टर्म आपने स्पॉट ट्रेडिंग में जब जब आपको प्राइस ऊपर जाती है तब तब फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आपने ख़रीदा और वो प्राइस नीचे आ गई फिर आप जो है वो माइनस में चलना शुरू हो जाएंगे। ज़ीरो नहीं होते, टोकन की वैल्यू भी कम होती, टोकन की वैल्यू कम हो जाती है, टोकन कम नहीं होते, ठीक है ना। ये रिस्की नहीं है। एडवाइस हमेशा ये देता हूँ जो नए लोग हैं वो स्पॉट ट्रेड शुरू करें और कोशिश करें कि जब मार्केट ऑन हो रही होती है, जब कहीं एग्रेशन आती है मार्केट में, तो आप उस वक्त एंट्री लें और आप उतर जाएं। या अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है वो भी स्पॉट ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म करना है वो भी स्पॉट ट्रेडिंग है। डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे तक होल्ड कर सकते हैं अपने पैसे को। ठीक है। अच्छा, इस वक्त 2025 का महीना 2025 चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए टू एनहेंस आवर बिटकॉइन रिजर्व्स एंड टू ग्रो एज अ नेशन? देखिए बिटकॉइन तो आपको पता ही पाकिस्तान में 2.5 करोड़ सार्फिन हैं ये, ठीक है। स्टॉक्स को देख लें आप 4 लाख लोग हैं, इसका मतलब है कोई अट्रैक्शन तो है ना इसके अंदर। आप इतनी पाबंदी के बावजूद भी आज हमारी आवाम जो 2.5 करोड़ आवाम इस पर काम कर रही है, अपनी पैसिव इनकम या नॉर्मली अपनी डे इनकम पे जो है वो पैसे कमा के अपने खर्चे निकाल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो टैक्सेशन में नरमी लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा सख्ती न लाएँ इंडिया की तरह। इंडिया ने तो की है बेवकूफ़ी, 30% टैक्स लगा के, उससे उसके ट्रेडर भी कम हो गए, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं आ रही, कंपनीज भी छोड़ के जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि आप इतने टैक्सेशन लगाएंगे तो ये लोग जो है ना वो आएंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे 2.5 करोड़ से। तो बेहतर है टैक्सेशन ऐसे लगाएं जो आम आदमी भी दे सके, ठीक है। एक तो टैक्सेशन के मद में गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और आवाम ये कि कल को उस चीज़ को अपने टैक्स में फ़ाइल कर सकती है। अभी तो हम फाइल ही नहीं कर सकते कि ये कौन सी एसिड्स क्लास है, हमें तो पता ही नहीं, उनको नहीं पता ये वर्चुअल एसिड्स है या नहीं है, वो अभी तो खुद डिफाइन, पॉलिसी डिफाइन हो रही है और बहुत जल्द आपको नज़र भी आ जाएगी, इस पर काम चल रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो माइनिंग फर्म जो आएंगी पाकिस्तान में, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब वो आएंगी तो आप उनको बिजली इतनी प्रोवाइड करें, इस रेट पे प्रोवाइड करें कि उनको माइनिंग फिजिबल हो, ठीक है। अगर तो वो 12 सेंट से बहुत ऊपर चले जाएंगे तो फिर ये फिजिबल नहीं है उनके लिए, माइनिंग फर्म के लिए, क्योंकि वो बहुत पैसा लेकर आएंगे पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल से 2000 में से आप 200 मेगावाट तो निकालते हैं जो AI डेटा सेंटर और इनको जारी, क्योंकि सर्वर्स भी बहुत बिजली खाते हैं।
अब बात की जाए 1800 मेगावाट के, 1800 मेगावाट के हिसाब से कोई 3.5 लाख मशीनें बनती हैं। अच्छा। और एक मशीन की कॉस्ट अगर आप लगा लें 2200 के हिसाब से, जो तकरीबन कोई 1800 वाट 2200 वाट पे चलती है, तो आप अंदाज़ा लगा लें 600-700 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। बट एज़ फार एज द माइनिंग ऑफ बिटकॉइन इज़ कंसर्न, ये तो आपको पता है हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक पर जो रिवॉर्ड मिलता है वो 3.125 मिलता है। ठीक। तो पाकिस्तान इज़ लूजिंग आफ्टर एवरी 10 मिनट्स एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर वो जब माइनिंग फर्म यहाँ पे आ जाएंगे, अपने इंस्टॉल करेंगे, तो वो 10 मिनट के बाद जो रिवॉर्ड मिल रहा होगा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो बिजली का जो टैरिफ उनको देगा, उसके बदले जो पैसे मिलेंगे उसको बिजली के बदले में 12 सेंट हो, 5 सेंट हो, 7 सेंट्स हो, तो माइनिंग फर्म को चाहिए कि वो उसको बिटकॉइन की सूरत में पाकिस्तान के वॉलेट में पार्क कर दे, और ये सारा काम एक ऑटोमेशन पे चल रहा होगा। बिजली आ रही होगी, बिजली कंज्यूम हो रही होगी, विनिंग रिवॉर्ड मिल रहा होगा माइनिंग फर्म को, जितना भी जीत रहे होंगे। एक दिन में आपको पता है 144 ब्लॉक बनते हैं, अब उसमें से वो 5 ब्लॉक जीते, 10 ब्लॉक जीते, डिपेंड अपॉन वो कितनी कैपेसिटी पे जा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि 150 टेरावाट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है एक नेटवर्क, बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क जो है वो 150 टेरावाट, 150 टेरावाट, और पाकिस्तान की जो अपनी खपत है पूरे साल की वो 90 टेरावाट है, यानी कि कोई एक कंट्री भी पूरी नहीं कर सकती इसकी। सही है। उस 90 में से अगर वो 4-5 टेरावाट देता है, तब कहीं जाकर ये 1800 बिटकॉइन, एक अंदाज़ा रफली है, गलत भी हो सकता हूँ, 1600-1800 बिटकॉइन जो है वो माइन हो रहे होंगे इस माइनिंग फर्म से। उस 1800 में से पाकिस्तान को कितने गिर रहे होंगे? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अगर आ रहे होंगे 300-400, तो आफ्टर एवरी ईयर्स आप अंदाज़ा लगा लेंगे 10 सालों में ही चले जाएंगे 3-4 हज़ार। उसमें आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं आपको। जैसे भूटान है, उसने वो माइनिंग ही पहले से शुरू कर दी थी, और आज उसके बाद भूटान के पास 12,000 बिटकॉइन है, तो जीडीपी में जो उसका हिस्सा है ना वो 30% से बढ़ के 45% चला गया है। इतना ज़्यादा रिजर्व आ गया उसके पास बिटकॉइन का इस प्राइस पे, कि वो तो ये फोर्सी कर रहा है कि कल जब को इसकी प्राइस $1 मिलियन जाएगी तो भूटान टॉप 5 में आपके पास रिचेस्ट कंट्री में भी आ जाएगा, जो पहले उसकी क्या हालत थी और अब क्या हालत है। क्योंकि पैसा जेब में, चाहे वो मुल्क के हो चाहे कि एक आम आदमी को, जब तक नहीं होता वो खुशहाल नहीं। हाँ, सही बात। ठीक है, ठीक है। यानी और तीसरा, जी बिल्कुल, तीसरा पॉइंट ये है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर ये काफ़ी नज़रें भी हैं, ठीक है ना, कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है ब्लॉकचेन का, लेकिन ब्लॉकचेन नहीं है। तो उस पर काम करने के लिए WLF जैसी कंपनी और ट्रम्प बैक सपोर्ट जो ये WLF जो कंपनी थी, वर्ल्ड लिबर्टी, दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान $20 मिलियन in terms of education, in terms of to teach how to train people in AI, in blockchain। ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है दुनिया में, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार पर मंथ चार्ज करता है वो। मुश्किल लैंग्वेज है, कोडिंग मुश्किल है इसकी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा आइन इकदाम होगा कि ये 3 उस पर फोकस किया जाएगा। नंबर 1 ट्रेडर के ऊपर क्या टैक्सेशन लगाई जाए, नंबर 2 माइनिंग फर्म को किस तरह से बिजली प्रोवाइड की जाए, और बिटकॉइन पाकिस्तान को कितना मिले, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर यही है कि जो ब्लॉकचेन कंपनीज होंगी उनको लाइसेंस दिया जाए, पाकिस्तान में IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग दिया जाए। ठीक है, यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं बिलाल बिन साकिब से? देखिए, बिलाल बिन साकिब तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट भी बड़ा एग्रेसिवली रोल प्ले कर रही है, ऊपर से उनका भी हमारे पास शफ़क़त वाला हाथ है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इसमें एक फ़ायदा है। पॉलिटिकल के अलावा कभी आपको दूसरी जगहों से भी फ़ायदा हो जाता है। हर दफ़ा जो है वो सियासी जो है ना वो मकासद के तहत नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी भी आपको फ़वाइद हैं। अब देखें ना, उनका स्टेबल कॉइन भी आपको पता है कुछ अरसे में USD1 के नाम से नज़र आ जाएगा। अच्छा। ये भी ट्रम्प बैक सपोर्ट जो कंपनी है USD1 के नाम से स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है, और दुनिया भर में स्टेबल कॉइन आ रहा है। तो CBDC का तो चांस मुझे नज़र नहीं आता, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अलबत्ता हमारे यहाँ जो है वो मईशत में USDT या USD1 का आपको रोल नज़र आ जाएगा अगले चंद अरसे में। ठीक है। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान को आप 2030 में कैसा देख रहे हैं इन रिगार्डिंग टू ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी? देखें, अगर तो कंटिन्यूसली इसी तरह चलते रहे और अपनी एक इंटेंशन के साथ, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास एक तो रिजर्व आ जाएंगे बिटकॉइन के, ठीक है, और वो GDP में इतना रोल प्ले करेगा कि लोग सोचेंगे कि यार ये चलो थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन हमने काम अच्छा किया कि 2025 से लेके 5 साल के अंदर, ठीक है, एक बिटकॉइन का रिजर्व आ जाएगा। दूसरा, जो ट्रेडर से पैसे आ रहे होंगे टैक्सेशन के मद में, और तीसरा वही ब्लॉकचेन कंपनी जब काम कर रहे होंगे, वो जब वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से डॉलर आ जाएगा, USDT आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, तो हमें चाहिए कि हम एक लीप फ्रॉग जंप ले लें। ठीक है, ठीक है, हम फिनटेक में शायद इतने कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हम एक लीप फ्रॉग जंप ले सकते हैं कि उसको हम बाईपास करके हम एक नई टेक्नोलॉजी में चले जाएं। तो पाकिस्तान को मैं एक बहुत अच्छा, मतलब मैं इसकी फेवर में हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, इस गवर्नमेंट को, जो शहबाज गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट हमारी होगी इसके बाद, उसको चाहिए कि इसको कंटिन्यू करे इसको, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है हारून भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था आज का हमारा एपिसोड मोहम्मद हारून साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस गवर्नमेंट है और काम कर रही है। लव इट और हेट इट,
बिलावल भुट्टो साहब इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ और कहता भी हूँ। वो भी क्रिप्टो को लेके बहुत सीरियस हैं और आगे जाएंगे इस चीज़ को लेके, परेशान होने की बात नहीं है, सच में ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं बेसिक्स के बारे में, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, पाई कॉइन के बारे में, स्टेबल कॉइन के बारे में, हैशिंग क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन की पूरी टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज कितनी हैं और किस तरह से एक ब्लॉक बनता है और कितने ब्लॉक्स अब तक मौजूद हैं इस वक्त और कितने अनलॉक हो रहे हैं, ये भी इन्होंने बताया। और थोड़े से टेक्निकलिटी लफ्ज़ों के अंदर ही बताया और थोड़े से आसान लफ्ज़ों में बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पेन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।